नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। सीएम की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक जो है वो हो रही है और बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा होगी और बैठक में सभी कैबिनेट मंत्रियों ने शिरकत की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो देहरादून से सामने आ रही है। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्रियों की शिरकत है और आपको बता दें कि सचिवालय भवन में यह बैठक हो रही है और बैठक जो शुरू हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। तीरथ कैबिनेट की यह अहम बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। सीएम की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक जारी है। तो इस वक्त क्या बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। जी हां, कई अहम फैसले जो हैं वो इस बैठक में लिए जा सकते हैं। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम बता दें आपको कि सचिवालय भवन में यह बैठक जारी है और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो कोरोना का मुद्दा भी इस बैठक में अहम हो सकता है कि किस तरीके से प्रदेश में कोरोना के मामले जो है, कोरोना के आंकड़े जो है वो कम किए जाए, किस तरीके से सख्ती बरती जाए, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए और किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और भी बेहतर किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर ये बैठक जो है, इस बैठक में चर्चा की जा सकती है, विचार विमर्श जो है वो किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, तीरथ कैबिनेट की जो अहम बैठक है वो शुरू हो चुकी है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है और आपको बता दें कि कई फैसलों पर चर्चा जो है उसकी संभावना सीधे तौर पर यहां पर व्यक्त की जा रही है और बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री जो है उनकी शिरकत है। तो अहम बात आपको बता दें इस बैठक की कि सभी कैबिनेट मंत्री जो है उनकी मौजूदगी इस बैठक में है। तो सभी मंत्री जो है अपने अपने विभाग से अपना जो लेखा जोखा है वो इस बैठक में रख सकते हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से हमने पहले भी कहा कि जिस तरीके से इस वक्त कोरोना सबसे ज्यादा जो हावी हो रखा है हर जगह, तो कोरोना को लेकर भी तमाम मुद्दों पर यहां पर विचार विमर्श किया जा सकता है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और किस तरीके से बेहतर किया जाए उस पर यहां पर विचार विमर्श होगा बैठक में। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये कोरोना को लेकर किस तरीके से और सख्ती की जाए, इन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श होने की संभावनाएं लगातार व्यक्त की जा रही हैं। तो आपको बता दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट की जो अहम बैठक है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इंडिया न्यूज सीधे अब तक खबर इस वक्त लेके आ रहा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर इंडिया न्यूज आपको बता रहा है कि सीएम की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक जो है वो लगातार जारी है और इसी के साथ साथ तमाम कैबिनेट मंत्री जो हैं उन सभी लोगों की शिरकत जो है वो इस बैठक में है। सभी मंत्री, कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद है और सचिवालय भवन में बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और बैठक में तमाम मुद्दों पर फैसला जो है वो लिया जा सकता है, विचार विमर्श किया जाएगा तमाम मुद्दों पर। और सबसे एक तरीके से कह सकते हैं कि केंद्रित जो मुद्दा है, सबसे केंद्रित मुद्दा कोरोना रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उन आंकड़ों को देखते हुए यहां पर जो कई अहम बातें जो हैं, उन पर विचार विमर्श किया जाता है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार बैठक का दौर जो है जारी है। तो इसी बीच हमारे सहयोगी सुभाष गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से, सीधे उनका रुख करेंगे। सुभाष, सीधे आपके पास आना चाहेंगे और जिस तरीके से यहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट की अहम बैठक कह सकते हैं शुरू हो चुकी है, तो इस बैठक में किन किन मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा सकता है? बिल्कुल, उत्तराखंड की जो कैबिनेट बैठक है वो शुरू हो गई और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक की जा रही, जो कि सचिवालय भवन में की जा रही है। वहीं बैठक में तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो मौजूद हैं और कहीं न कहीं प्रदेश हित को देखते हुए इस कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के साथ मोहर लग सकती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कोरोना काल चल रहा है, जिस तरीके से प्रदेश में फिर से एक बार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो कोरोना को किस तरीके से प्रदेश में रोका जाए, इसकी रोकथाम के लिए क्या बड़ी नीति बनाई जाए और आखिरकार किस वजह से ये कोरोना फैल रहा है, इस पर चर्चा की जाएगी और कोशिश की जाएगी कोरोना को लेकर एक बेहतर गाइडलाइन से बड़े निर्णय इस कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं। वहीं अगर इसके साथ ही बात करें तो जिस तरीके से त्रिवेंद्र सरकार ने एक फैसला लिया था कि जो मंदिर है उसमें जो शाइन बोर्ड बनाया था मंदिरों को लेकर, उनमें से लगभग 51 ऐसे मंदिर हैं जिनको इस बोर्ड से अलग किया जा सकता है। यानी कि एक बार फिर तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले को बदल सकते हैं इस कैबिनेट के समक्ष रख के। तो कहा जा सकता है कि जो शाइन बोर्ड का मामला था, यानी कि जो मंदिरों के मामले थे जिसको लेकर रोहित लंबे समय से नाराज कर रहे थे त्रिवेंद्र सरकार से, उसके बाद वो
धरना प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए थे और विधानसभा घेराव भी उन्होंने इस मामले को लेकर किया था। तो उस फैसले को शायद एक बार फिर तीरथ सिंह रावत सरकार में बदला जा सकता है और कुछ संशोधनों के साथ इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। तो उम्मीद जी की जा रही है कि जो कैबिनेट बैठक खत्म होगी, ब्रीफिंग होगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस कैबिनेट बैठक में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा जी की सुभाष और किन पर सहमति बनी थी। जी सुभाष, ये देखने वाली बात होगी किन मुद्दों पर यहाँ पर विचार विमर्श किया जाता है, किन पर यहाँ मोहर लगती है। सुभाष आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ ही देर में आपका एक बार फिर रुक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज अपना 57 वर्ष के वो हो चुके हैं और अपना 57वां जो जन्मदिन है वो मना रहे हैं। और आपको बता दें कि 9 अप्रैल 1964 को उनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के सिरो पट्टी असवालियू में हुआ था और तीरथ 2013 से दिसंबर 2015 तक प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे और चौबट्टा खाल से विधायक चुने गए। वह गढ़वाल लोकसभा से सांसद भी रहे। 2019 के चुनाव में उन्हें हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रभारी भी बनाया गया था। आज उनके जन्मदिन पर पार्टी राज्य में प्रेरणा दिवस के रूप में मना रही है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने देहरादून में राज्य के शहरी निकायों की बैठक ली। बैठक में राज्य के सभी मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान बंशीधर भगत ने कहा कि निकायों को लेकर कई फैसले लिए गए हैं। निकायों की ओर से मोहल्ला स्वच्छता, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने बिना कांग्रेस बिना बीजेपी देखे सभी मेयर्स को, सभी चेयरमैनों को सम्मान ढंग से बुलाया है और उनकी बात सुनने। मुझे नहीं मालूम यहाँ कितने, अभी इनकी बात करूंगा, इनको भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, कुछ लोगों को जानता हूँ, लेकिन इतने 100 हमारे निकाय हैं, उनमें से मैं मेरे ख्याल 15-20 को जानता हूँ। हमें नहीं पता कौन कांग्रेस का है, कौन बीजेपी का है, कौन निर्दलीय है। सबको हमने एक मंच पर ला के बुलाया है। सब हमारे सम्मानित लोग हैं। हम सबकी पीड़ा सुनने और सबकी पीड़ा को दूर करेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर रही हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री मेला नियंत्रण भवन पहुंचे, जहां पर मेला प्रशासन द्वारा सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। यहां पर सीएम ने मेला पुलिस के अधिकृत सर्विलांस सिस्टम का उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मेले में तैनात फोर्स के अधिकारियों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले को लेकर कैलाश खेर के गीत का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि मेला पुलिस द्वारा सर्विलांस सिस्टम को लगाया गया है, जिससे मेले को सकुशल संपन्न कराने में सहयोग मिलेगा। टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस आ गए हैं, बहुत अपग्रेडेशन आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, कैमरों की कैपेबिलिटी बढ़ गई है। तो वो सब इसके लिए, इस वजह से इसको आज अपग्रेड किया है। तब हमारे पहले 100 कैमरे थे, आज 300 कैमरे लग गए हैं सिर्फ हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में, और ऋषिकेश क्षेत्र में अलग से 75 कैमरे लगे हैं। तो एक प्रकार से पूरा कुंभ क्षेत्र देखें तो 375 कैमरे हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अपग्रेडेड है, ये मॉडर्न है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा हमारे पास एनालिटिकल टूल्स ज़्यादा हैं। जैसे हम गाड़ी का नंबर पढ़ सकते हैं, किस गाड़ी की कितनी संख्याएं पढ़ सकते हैं, कितनी गाड़ी यहाँ से पास हुई, आदमियों की संख्या गिन सकते हैं, मास्क किसने पहना नहीं पहना, ये सब इसमें कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो जी में बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो आपको बता दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत जो हैं वो मेला प्रशासन द्वारा वहां पहुंचा। मेला प्रशासन द्वारा सीएम का यहां पर जोरदार स्वागत जो है। तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, सीधे आपके पास आना चाहेंगे और किस तरीके से यहाँ पर पूरा सीएम का दौरा रहा उसको लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे और किस तरीके से वहां पर उनका स्वागत किया गया और क्या कुछ यहाँ पर कह सकते हैं कि पुलिस सर्विलांस सिस्टम का उन्होंने उद्घाटन किया उसमें क्या कुछ खास है? देखिए, चूंकि कुंभ मेला हरिद्वार चल रहा है और पुलिस ने एक आधुनिक सर्विलांस सिस्टम यहाँ पर लगाया है, जिसमें कुंभ मेले को सफल बनाने में उसमें सफलता मिलेगी। उसमें कई तरह की नई टेक्नोलॉजी इस बार यूज की जाएगी और एक जो कंट्रोल सेंटर है वहीं से बैठ के कई कैमरे, 300 करीब सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं पूरे शहर में, तो उसे वहीं से मॉनिटरिंग की जाएगी। पूरा कह सकते हैं कि जो मेला क्षेत्र है तो पुलिस एक सेंटर से बैठ के सब जगह नजर रखेगी। तो आज इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा किया गया है और
तीरथ सिंह रावत आज हरिद्वार के दौरे पर रहे। सबसे पहले वो यहाँ जो मेला भवन है वहाँ पहुंचे, जहाँ पर इस सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो मेला प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जो फोर्स आई है, भारतीय फोर्स लगी हुई है मेले को संपन्न कराने के लिए, उनके सभी फोर्स के अधिकारियों से एक परिचय किया गया, उनसे मुलाकात की गई। उसके बाद अन्य मुख्यमंत्री के कार्यक्रम थे, वहाँ पर अखंड धाम में एक कार्यक्रम था, वहाँ पर वो पहुंचे और वहाँ बोर्ड है देवस्थानम बोर्ड, उसके लंबे समय से उसे भंग करने की मांग चल रही है। तो कहीं ना कहीं संकेत ये है कि उस पर पुनः विचार किया जाएगा। तो इस तरह के संकेत ये कि हो सकता है कि उसे रद्द किया सकता है। इसके अलावा एक एसएम जैन कॉलेज में एक नए भवन का निर्माण किया गया है, तो उसके बाद वहां पर पहुंचकर भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उसका लोकार्पण किया है। जी धर्मेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच खबर आ रही है, वहां आगे बढ़ेंगे। आगे बता दें आपको कि सीएम तीरथ सिंह रावत ने विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में शिरकत की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड में शामिल किए गए 51 नए मंदिरों को बोर्ड से मुक्त करा दिया जाएगा और साथ ही उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार किया जाएगा। कुंभ मेले में संतों को भूमि आवंटित की जाएगी और अगले कुंभ मेले के लिए संतों को अभी से भूमि देने के लिए चिन्हित की जाएगी। सीएम तीरथ सिंह रावत ने संतों और श्रद्धालुओं से अपील भी की और कहा कि वे और कोविड-19 के नियमों का पालन अवश्य करें ताकि वे खुद स्वस्थ रहें और समाज भी स्वस्थ बना रहे। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। और जहां तक कुंभ की बात, जगह की बात हो, तो मैंने कहा सभी संतों को, सभी अखाड़ा, सभी परिषदों को, सभी संस्थानों को मिलना चाहिए और वो मिल भी गया है। जो भी वहाँ व्यवस्था देनी होगी वो हम दे रहे हैं और इसको भव्य दिव्य बनाएंगे, लेकिन कोविड का गाइडलाइन का पालन करेंगे। उसका पालन करना अनिवार्य है, जरूरी भी है। स्वस्थ रहे, औरों को भी स्वस्थ रखें। साथ ही मंदिरों की देवस्थान बोर्ड की बात आई थी अभी संतों के बीच में, मैंने तय किया है उस पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन साथ ही जो 51 मंदिर नए जोड़े हैं उनको उससे मुक्त कर देंगे। तो इसी बीच हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी सीधे उनका रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से ये पूरा मामला है और किस तरीके से यहाँ पर संतों को जो जमीन है वो आवंटित की जाएगी, संक्षेप में हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मेला क्षेत्र में कई ऐसे कैंप हैं, कई ऐसे एरिया हैं जो पहले से जो अखाड़े हैं उनके नाम पर वो जमीन आवंटित रहती है। जैसे हम बात करें बैरागी क्षेत्र की, तो वहाँ पर जो बैरागी 3 अखाड़े हैं उनके साधु संत आकर वहाँ पर निवास करते हैं, वो एक तरह से आरक्षित है। तो आज उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि जब हर 12 साल के बाद मेला लगता है उस समय भूमि आवंटन एक बहुत बड़ा काम होता है, तो हम पहले से ही उन अखाड़ों को उस जमीन को आवंटित कर देंगे, जिसमें कोई भी कुंभ होगा तो उसमें आने के दौरान संतों को कोई परेशानी या दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। इसके साथ ही ये विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन की बैठक थी, उसमें शिरकत करने के लिए भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे। और जो एक देवस्थानम बोर्ड है जिसकी लगातार 30 पुरोहित उसे भंग करने की मांग करते हैं, तो एक संकेत उन्होंने दिए हैं कि इस जो देवस्थानम बोर्ड बनाया गया है पूर्ववर्ती सरकार द्वारा, उस पर दोबारा से पुनर्विचार भी किया जाएगा और जो 51 मंदिर हैं जो उसके तहत अधिकृत किए गए हैं उन्हें उससे मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये एक तीर्थ पुरोहित है, उसमें खुशी की भी लहर है इसके बाद, क्योंकि लंबे समय से उत्तराखंड के जो यमुनोत्री, गंगोत्री सहित जो तीर्थ पुरोहित समाज है जो इन मंदिरों से जुड़ा हुआ है, जिन मंदिरों का अधिग्रहण हुआ है, तो वो लंबे समय से एक जंग लड़ रहा है, एक उनकी मांग है और वो समय समय पर इसके लेके आंदोलनरत है कि इसे भंग किया जाए। जी धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत काफी दिनों बाद एक मंच पर दिखाई दिए। दरअसल धनसाली के विधायक शक्तिलाल शाह के घर पर रामकथा का आयोजन किया गया था, जिसमें शिरकत करने के लिए सीएम तीरथ सिंह रावत और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी पहुंचे। आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम ने विधायक शक्तिलाल शाह को आश्वस्त किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र की 3 करोड़ की सिंचाई योजनाओं और सड़कों के मामलों को त्वरित ढंग से निस्तारित करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पॉलिटेक्निक और महाविद्यालय की मांग पर तकनीकी परीक्षण करवाकर गौर किया जाएगा
वहीं विधायक शक्तिलाल शाह ने क्षेत्र की समस्याओं और मांगों को लेकर 26 बिंदुओं पर मांग पत्र सीएम तीरथ को सौंपा, जिस पर तीरथ सिंह रावत ने उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी विधानसभा घनसाली की विभिन्न समस्याओं का जो एक मांग पत्र बनाया था, उसमें 26 मांग मैंने रखी है, जिसमें मैंने महाविद्यालय का भी विषय रखा था, नहरों का मैंने प्रायोरिटी पे रखा था, पृथक विकास खंड के लिए मैंने रखा था कि पृथक विकास खंड का चल रहा वैसा, लेकिन मैंने आज भी पुनः माननीय मुख्यमंत्री को दिया। और इस तरह से विभिन्न कई विद्यालयों का उच्चीकरण के विषय थे, ये मैंने सारे विषय माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए। मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया कि निश्चित जितने भी आपने मांगे दी हैं मैं उन पर काम करूँगा। मैं आप मीडिया के लोगों को भी हृदय से साधुवाद करना चाहता हूँ, और ये मेरा नहीं, ये मेरे पितरों का आशीर्वाद है, मेरे पिता स्वर्गीय गोबर शाह जी का आशीर्वाद है, जिन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी। और प्रेरणा में सहभागिता सारी विधानसभा के लोग बने। मैं पूरी विधानसभा का बहुत बड़ा ऋणी हूँ। पूरे देश के अंदर कोविड पुनः दोबारा से उभरा है, और पूरा देश में तो दुनिया के अंदर, लेकिन भारत अपने आप को राहत महसूस किया है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 130 करोड़ आबादी को राहत दिलाई, समय पे लॉकडाउन किया और लॉकडाउन किया, और यही नहीं तो लोगों को राशन देने का भी काम किया, चलते फिरते राहगीरों को भी भोजन खिलाया। यह उस समय पहले के दौर में हुआ, आज पुनः फिर कोविड बढ़ रहा है। हमने अपने प्रदेश के अंदर ऐसे 12 स्टेट जो हैं जहां की कोविड तेज़ी से बढ़ा है, महाराष्ट्र, केरला है, पंजाब है, ऐसे एनसीआर के जो लगते हुए स्टेट है जहाँ थे, तो उन लोगों को उत्तराखंड आने के लिए नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है, आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि पौड़ी जिले के थाना सतपुली पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाई। सघन चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और नाबालिग पर खासतौर पर यहां नजर रखी गई। इस मौके पर थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस अब स्पीडोमीटर से चेकिंग अभियान चला रही है, जिससे तेज गति से वाहन चलाने वाले चालकों को पकड़ा जा सकेगा और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। पहाड़ों में सड़क दुर्घटना का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है तेज गति से वाहन चलाना, और इसके लिए अभी हम लोग स्पीडोमीटर से वाहन की चेकिंग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऐसे वाहन चालकों को डिटेक्ट कर रहे हैं जो लोग तेज गति से वाहन चलाते हैं, यानी जो लोग रैश ड्राइविंग करके वाहन चलाते हैं, और ऐसे लोगों के विरुद्ध हम लोग एमवी एक्ट में कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर 4 महिला पुलिसकर्मी और 2 पुरुष पुलिसकर्मी समेत 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद चप्पे चप्पे पर स्वास्थ्य विभाग की टीम टेस्ट करने के लिए तैनात कर दी गई है। वहीं पुलिस प्रशासन की हरकत में आ गई है और आपको बता दें कि बिना मास्क पहनने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर ऋषिकेश नगर निगम द्वारा सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए त्रिवेणी घाट पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारी मात्रा में लोगों के पहुंचने की संभावना है। प्रशासन द्वारा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क को पहनने की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन कुछ लोगों पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद उत्तराखंड में पर्यटन कारोबारी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी नई गाइडलाइन के बाद मसूरी और आसपास के पर्यटक स्थलों में पुरानी बुकिंग लगातार कैंसिल हो रही है, जिसे एक बार होटल कारोबारियों के साथ स्थानीय लोगों में चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। अप्रैल महीने में मसूरी में 40 से 50% बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि मसूरी में होटल व्यापारियों के साथ टैक्सी संचालकों और आम दुकानदारों को काफी परेशानी है। साथ ही रोजमर्रा की रोटी जो कमाते हैं यानी कि रिक्शा चालक का भी हाल बेहाल है। पिछले एक सप्ताह में मसूरी में पर्यटक ना के बराबर देखे जा रहे हैं, जिससे लोगों में बेचैनी देखी जा सकती है। लोगों ने कहा कि अगर कोरोना संक्रमण बढ़ता है
तो उसका सीधा असर मसूरी के व्यापारियों के साथ आम लोगों पर पड़ेगा, जिस कारण लोगों को आर्थिक रूप से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सरकार से ये कहना है कि होम स्टे योजना एक बेरोजगारों के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई थी और उसमें सरकार के इन 4-5 सालों में कोई इस तरह का रुख नहीं रहा कि दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना जो सरकार ने चलाई उससे लाभान्वित होने वाले लोगों को कुछ सुविधाएं दी जाएं। तत्पश्चात कोरोना के काल में भी होम स्टे वालों ने अपना किसी तरह से होम स्टे योजना को चलाने का प्रयास किया लोगों ने सरकार के माध्यम से, परंतु सरकार ने कोरोना काल का भी कोई ऐसा लाभ नहीं दे पाई। और अब जबकि थोड़ा सा पर्यटन मसूरी आने शुरू हो गया था तो थोड़ा सा उम्मीद जग रही थी कि होम स्टे जो छोटा व्यापारी है वो कर सके, लाभ ले सके, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि कोरोना के नाम पर जो सेवा शर्तें जो रखी गई हैं, तो सरकार से ये कहना है कि होम स्टे योजना एक आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि जंगलों में लगी आग से वातावरण में धुंध छाने लगी है और कुमाई के पहाड़ों पर लगी आग वन संपदा के साथ साथ वन्य जीवों के लिए भी मुसीबत बन रही है। अब पहाड़ों पर लगी आग का धुआं पहाड़ों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों तक पहुंचकर पर्यावरण को दूषित कर रहा है। ऐसे में जंगलों में लगी आग का धुआं लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जंगलों से निकलने वाले धुएं और धुंध की निगरानी करने जा रही हैं, जिससे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का पता चल सके। फिलहाल वर्तमान समय में हल्द्वानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 120 के आसपास है। ऋषिकेश के मोतीचूर रेल फ्लाईओवर से कनेक्टिविटी और मोतीचूर रेल अंडरपास की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने रेलवे और NHAI प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला भी फूंका। ग्रामीणों का कहना है कि मोतीचूर फ्लाईओवर बन जाने के कारण उनके गांव से जो रास्ता होकर जाता था उसे बंद कर दिया गया है, जिससे गांव के सैकड़ों ग्रामीणों को काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव की महिलाओं को कई किलोमीटर घूम करके फ्लाईओवर पर आना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। कि आज यहाँ पर जो ग्राम विकास संघर्ष समिति है उसकी पूरी टीम के द्वारा गांव के समस्त नागरिकों के द्वारा जो NH है और जो रेलवे विभाग है जिन्होंने इस फ्लाईओवर से कनेक्टिविटी में जो बाधा डाली है उनके खिलाफ आज यहाँ पर रोष व्यक्त करते हुए उनका पुतला दहन किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि जो ऋषिकेश विधानसभा के अंतर्गत ये एरिया आता है, मोतीचूर की जो भगत सिंह कॉलोनी है, पिछले 22 वर्षों से यहाँ के लोग अपने एक अंडरपास की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत रहे। उनको सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिलता। और उसके अलावा अब एक सबसे बड़ी विकराल समस्या जो उत्पन्न हो चुकी है वो हो चुकी है इस नए फ्लाईओवर से हरिपुर और मोतीचूर की कनेक्टिविटी। तो ये दोनों ही मांग को लेकर लगातार आज धरना 8वें दिन पूरे कर चुका है। लेकिन जो हमारे जो उच्च अधिकारी हैं जो हमारे देखिए, किसी ने भी एक दिन, मैंने आपको जैसे कि बताया कि SDM सर एक दिन आए थे, उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी। उन्होंने बोला कि मैं अपने स्तर पे ऊपर अधिकारियों से भी बात करूंगा, लेकिन जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं या हमारे सांसद सर हैं, कोई भी हमसे अभी तक 8 दिन हम लोगों को धरना स्थल पर हो गए हैं, कोई सुध लेने को हमारी तैयार नहीं है। मजबूरन आज हमें पुतला दहन किया है हम लोगों ने। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।